स्वागत। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो गुजरात के एक छोटे से शहर से शुरू होती है और फिर भारत के राजनीतिक परिदृश्य के केंद्र तक पहुंचती है। हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के जीवन के उन शुरुआती फॉर्मेटिव वर्षों की जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ बिताए। हमारे पास जो स्रोत सामग्री हैं वो खास तौर पर इसी महत्वपूर्ण दौर पर फोकस करती हैं। वो साल जिन्होंने उनके व्यक्तित्व, उनकी सोच और हाँ, उनके भविष्य के रास्ते को गढ़ा। आपको याद होगा पिछली बार हमने देखा था कि कैसे अपनी भारत यात्रा और हिमालय में कुछ समय बिताने के बाद एक युवा नरेंद्र मोदी वडनगर लौटे थे। मन में एक तलाश थी, एक दिशा की, एक उद्देश्य की, और ये तलाश, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उन्हें आरएसएस के दरवाजे तक ले आई। एक ऐसा संगठन जिसने न केवल उन्हें एक मंच दिया बल्कि उनके जीवन को एक निश्चित आकार भी दिया। बिल्कुल, और उस समय के भारत को समझना भी आज ज़रूरी हो जाता है। ये 1960s के दशक का आखिरी हिस्सा और 70 का दशक था। आज़ादी मिले देखिए ज़्यादा समय नहीं हुआ था, देश विभाजन के घावों से उभर ही रहा था, अपनी एक राष्ट्रीय पहचान को मजबूत करने की कोशिश में लगा था। ऐसे माहौल में आरएसएस जैसे संगठन जो अनुशासन, चरित्र निर्माण, एकता और राष्ट्र के लिए निस्वार्थ सेवा पर बहुत जोर देते थे, वो कई युवाओं को अपनी तरफ खींच रहे थे। स्रोत यही बताते हैं कि यही वो माहौल था, वो मूल्य थे जिन्होंने युवा मोदी को आकर्षित किया, उन्हें एक दिशा दी। करते हैं अपनी टीनेज के बिल्कुल आखिरी सालों में, शायद 17-18 की उम्र रही होगी, मोदी आरएसएस की तरफ आकर्षित हुए। वो नियमित रूप से सुबह लगने वाली शाखाओं में जाने लगे। ये शाखाएं क्या थीं? मतलब ये वो जगहें थीं जहां स्वयंसेवक रोज सुबह इकट्ठा होते थे, कुछ शारीरिक व्यायाम करते थे, खेल भी खेलते थे जिनसे टीम भावना बढ़ती थी, और साथ ही ये भी महत्वपूर्ण है, राष्ट्र, समाज और संस्कृति से जुड़े विषयों पर चर्चा भी करते थे। हाँ, और एक दिलचस्प बात यह है, सूत्रों के अनुसार, कि उनका शामिल होना सिर्फ हाजिरी लगाना नहीं था, वो पूरी लगन से भाग लेते थे। बताते हैं कि अक्सर सबसे पहले पहुंचते और शायद सबसे आखिर में ही निकलते थे। ऐसा नहीं लगता कि वो किसी पद या कोई पहचान की तलाश में थे उस वक्त। उनका झुकाव सेवा भाव की ओर ज्यादा था। एक सूत्र में एक बड़ी, आप कह सकते हैं, मार्के की बात कही गई है। वो जन्म से नेता नहीं थे, उन्होंने नेता बनने का प्रशिक्षण लिया। ये वाक्य उनके शुरुआती दिनों की गंभीरता और सीखने की जो ललक थी उसे बखूबी दर्शाता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये शाखा की अवधारणा वाकई में अहम है। जैसा आपने बताया, ये सिर्फ सुबह की कसरत नहीं थी। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि एक व्यवस्थित, एक पूरी प्रणाली थी जिसका उद्देश्य चरित्र निर्माण और वैचारिक प्रशिक्षण था। रोज सुबह एक ही समय पर पहुंचना, निर्देशों का पालन करना, समूह में तालमेल बिठाना, और इन सब के ऊपर वो राष्ट्र प्रथम का जो विचार है उसे आत्मसात करना, ये सब शाखा के अभिन्न अंग थे। ये एक ऐसा माहौल था जहां व्यक्ति को बड़े लक्ष्य के लिए अपने व्यक्तिगत आराम और इच्छाओं को थोड़ा पीछे रखना सिखाया जाता था। तो जाहिर सी बात है, इस तरह के माहौल और ट्रेनिंग का युवा मोदी पर गहरा असर पड़ा होगा, जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक फिटनेस नहीं थी, बल्कि एक खास तरह की मानसिकता, एक माइंडसेट विकसित करने की प्रक्रिया थी। और ऐसा लगता है कि उनमें ये जो सीखने की ललक थी और संगठन के प्रति समर्पण, वो जल्दी ही नजर भी आने लगा। खासतौर पे उनके संगठनात्मक कौशल वो उभर कर सामने आने लगे। स्रोत बताते हैं कि वो स्थानीय स्तर पर आरएसएस के कार्यक्रम आयोजित करने में बढ़ चढ़कर मदद करते थे, चाहे वो कोई सार्वजनिक समारोह हो, कोई जुलूस निकालना हो या फिर प्रशिक्षण शिविरों की व्यवस्था देखना हो। एक और रोचक पहलू जो सूत्रों से उभरता है वो ये कि शुरुआती दिनों में वो ज्यादा बोलते नहीं थे। उनकी प्रवृत्ति सुनने की और चीजों का बारीकी से निरीक्षण करने की ज्यादा थी, और जब काम करने की बारी आती थी तो वो अक्सर उन कामों को चुनते थे जो सबसे मुश्किल समझे जाते थे या जिन्हें करने में ज्यादा लोग रुचि नहीं दिखाते थे। ये अपने आप में उनके स्वभाव के बारे में कुछ बताता है। क्यों? निश्चित रूप से ये अवलोकन कौशल और मुश्किल काम से न कतराने की प्रवृत्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है, और उनके वरिष्ठों ने भी इन बातों पर ध्यान दिया होगा। उनका तेज दिमाग, उनकी अनुशासन प्रियता और काम के प्रति उनकी लगन। स्रोत बताते हैं कि इसी वजह से 1970 के दशक की शुरुआत तक, मतलब आरएसएस से जुड़ने के कुछ ही सालों के अंदर, उन्हें ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी जाने लगीं। अब उनका काम सिर्फ शाखा तक सीमित नहीं रहा, उन्हें विभिन्न गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने, नए सदस्यों का मार्गदर्शन करने
और आरएसएस के विचारों और कार्यों का प्रचार करने के लिए आसपास के शहरों और कस्बों की यात्रा करने जैसे काम दिए जाने लगे। ये शुरुआती अनुभव, जमीनी स्तर पर काम करने का ये जो तजुर्बा था, उनके विकास के लिए एक तरह से नींव का पत्थर साबित हुआ। यहीं पर उन्होंने योजना बनाना सीखा, सिर्फ कागज पर नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से। लोगों से कैसे जुड़ना है, अलग अलग तरह के लोगों के साथ संवाद कैसे स्थापित करना है, छोटी बड़ी टीमों को कैसे संभालना है और उन्हें एक लक्ष्य की ओर कैसे प्रेरित करना है, इन सब का व्यावहारिक प्रशिक्षण उन्हें यहीं मिला। स्रोत इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये वही कौशल थे जो बाद में उनके लंबे राजनीतिक जीवन की पहचान बने। ये अनुभव किसी क्लासरूम में नहीं सीखा जा सकता था। हाँ, बिल्कुल। फिर आता है भारतीय इतिहास का एक बेहद अहम और विवादास्पद मोड़। साल 1975, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल यानी इमरजेंसी लागू कर दी। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक अंधकारमय दौर माना जाता है। विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई और नागरिकों के जो मौलिक अधिकार थे वो निलंबित कर दिए गए। पूरा देश एक अजीब सी अनिश्चितता और भय के माहौल में जी रहा था। आरएसएस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया और उसके हजारों कार्यकर्ताओं और नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तो संगठन के लिए ये एक तरह से अस्तित्व की लड़ाई थी और अपने सिद्धांतों पर टिके रहने की एक कठिन परीक्षा भी। नरेंद्र मोदी, जो उस समय तक एक युवा प्रचारक के तौर पर स्थापित हो चुके थे, उन्हें भी बाकी कई लोगों की तरह भूमिगत होकर काम करना पड़ा। अब उनकी भूमिका और भी चुनौतीपूर्ण हो गई थी, है ना? के गए पर्चे और साहित्य बांटने के नेटवर्क का हिस्सा बने। गिरफ्तार हुए कार्यकर्ताओं के परिवारों तक मदद पहुंचाने के काम में भी वो सक्रिय थे। इस दौरान, जैसा कि सूत्रों में वर्णन मिलता है, वो पुलिस और खुफिया एजेंसियों से बचने के लिए लगातार अपनी पहचान बदलते रहते, छद्म नामों का इस्तेमाल करते, भेष बदलकर शहरों के बीच यात्रा करते थे। वो गुप्त बैठकें आयोजित करते, संदेश पहुंचाते और ये सब करते हुए उन्हें बेहद बेहद सावधानी बरतनी पड़ती थी। हाँ, और सूत्रों में इस बात का जिक्र बार बार आता है कि इस पूरे मुश्किल दौर में भी उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। वो शांत बने रहे, अनुशासित रहे और अपने काम पर पूरी तरह केंद्रित रहे। उनके साहस, उनकी संगठन क्षमता और मुश्किल हालात में भी शांत रहकर काम करने की उनकी काबिलियत ने आरएसएस के अंदरूनी सर्कल में, उनके दायरे में, उनके प्रति गहरा सम्मान पैदा किया। एक सूत्र इस दौर को याद करते हुए कहता है, जब डर का माहौल था और कई लोग खामोश हो गए थे, तब उन्होंने गुमनामी में रहकर काम किया, आज़ादी के लिए, नाम के लिए नहीं। आपातकाल का वो दौर जो लगभग 21 महीने चला, आरएसएस और उसके सदस्यों के लिए कई मायनों में एक डिफाइनिंग मोमेंट था, एक निर्णायक क्षण था। इसने न सिर्फ उनके इरादों और अपनी विचारधारा के प्रति उनकी निष्ठा को परखा, बल्कि उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में संगठन चलाने और संघर्ष करने का एक अनूठा अनुभव भी दिया। जी। जैसा कि आपने बताया, भूमिगत नेटवर्क चलाना, गोपनीयता बनाए रखना, सरकारी दमन का सामना करते हुए भी अपना संदेश लोगों तक पहुंचाना, ये सब कौशल इस दौरान और मजबूत हुए। स्रोत बताते हैं कि इस अनुभव ने संगठन को भविष्य की चुनौतियों के लिए और ज्यादा लचीला, रिजिलिएंट बनाया और कार्यकर्ताओं को पहले से कहीं ज्यादा जुझारू, डिटर्मिन बना दिया। ये एक तरह की अग्नि परीक्षा थी जिससे गुजरकर संगठन और उसकी सदस्य और तप कर निकले। में आपातकाल खत्म हुआ, देश में एक चुनाव हुए और सत्ता परिवर्तन हुआ। राजनीतिक माहौल बदला और आरएसएस पर से प्रतिबंध भी हटा। इसके बाद नरेंद्र मोदी की भूमिका में एक और महत्वपूर्ण बदलाव आया। अब वो औपचारिक रूप से आरएसएस के पूर्णकालिक कार्यकर्ता बन गए, जिन्हें प्रचारक कहा जाता है। प्रचारक बनना महज एक जिम्मेदारी संभालना नहीं था, ये अपने आप में जीवन जीने का एक तरीका था। इसका मतलब था अपना पूरा जीवन, अपना सारा समय और ऊर्जा संगठन के काम के लिए समर्पित कर देना। प्रचारकों से अपेक्षा की जाती थी कि वो अविवाहित रहेंगे, बेहद सादा जीवन जिएंगे, अक्सर दूसरे प्रचारकों के साथ साझा कमरों या आरएसएस कार्यालयों में रहेंगे, साधारण भोजन करेंगे और कोई निजी संपत्ति जमा नहीं करेंगे। एक तरह से ये व्यक्तिगत जीवन और महत्वाकांक्षाओं का पूर्ण त्याग था, संगठन के वृहत्तर लक्ष्य के लिए। हाँ, ये प्रचारक की जीवन शैली अपने आप में बहुत खास है। स्रोत बताते हैं कि ये एक कठोर अनुशासन और वैराग्य जैसा जीवन था। इसमें व्यक्ति से पूर्ण समर्पण, टोटल कमिटमेंट की मांग की जाती थी। निजी सुख सुविधाओं और पारिवारिक जीवन से दूरी बनाकर पूरी तरह से संगठन के काम में लग जाना। इस तरह का जीवन व्यक्ति के दृष्टिकोण, उसकी प्राथमिकताओं और उसकी कार्यशैली पर बहुत गहरा और स्थायी प्रभाव डालता है।
सादगी, निरंतर यात्राएं, लोगों से लगातार संपर्क और संगठन के प्रति अटूट निष्ठा, ये इस जीवन के मूल तत्व थे। ये अनुभव यकीनन व्यक्ति को जमीनी हकीकत से जोड़े रखता है और शायद एक अलग तरह की समझ विकसित करता है। अच्छा, तो प्रचारक की इस नई भूमिका में मोदी ने पूरे गुजरात राज्य का सघन दौरा किया। स्रोत बताते हैं कि उनका काम सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं था, वो दूरदराज के गांवों और कस्बों में भी जाते थे। वो समाज के हर तबके के लोगों से मिलते थे, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, स्थानीय व्यवसायी और सामुदायिक नेता। उनसे बातचीत करते, उनकी समस्याएं सुनते और उन्हें आरएसएस के विचारों और गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास करते। सूत्रों से एक और दिलचस्प बात पता चलती है, और वो पहले की बात से जुड़ती भी है, उनकी संवाद शैली। कहा जाता है कि वो बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में अपनी बात रखते थे। जटिल या सिद्धांतिक बातों को भी वो आम लोगों को आसानी से समझा पाते थे, जिससे लोग उनसे सहजता से जुड़ जाते थे। लोगों को प्रेरित करने और संगठित करने की उनकी ये क्षमता इस दौर में और निखरी। और वो नोटबुक वाली बात, कई सूत्र इस बात का जिक्र करते हैं कि वो हमेशा अपने साथ एक छोटी नोटबुक रखते थे। अपनी यात्राओं के दौरान वो इसमें लगातार कुछ ना कुछ लिखते रहते थे। महत्वपूर्ण लोगों के नाम, उनसे हुई बातचीत के मुख्य बिंदु, स्थानीय मुद्दे, अपने अवलोकन और नए विचार। ये छोटी सी आदत भी उनके व्यवस्थित और मेथोडोलॉजिकल तरीके से काम करने का संकेत देती है। उनसे मिलने वाले लोग अक्सर उन्हें कम बोलने वाले लेकिन ठोस काम करने वाले व्यक्ति के रूप में याद करते हैं। उनका जोर शायद बातों से ज्यादा नतीजों पर रहता था। हाँ, ये नोटबुक वाली बात वाकई दिलचस्प है। ये दर्शाती है कि वो सिर्फ मिलते जुलते नहीं थे, बल्कि जानकारी को सहेजते थे, उसका विश्लेषण करते थे और शायद भविष्य की योजना के लिए उसका इस्तेमाल भी करते थे। ये एक बारीकी से काम करने वाले व्यक्ति का लक्षण है, और कम बोलना, ज्यादा काम करना वाली छवि भी महत्वपूर्ण है। प्रचारक जीवन में शायद यही अपेक्षित भी होता था, व्यक्तिगत प्रचार से दूर रहकर चुपचाप संगठन का काम करना। ये सब अनुभव मिलकर एक खास तरह के नेतृत्व की शैली गढ़ रहे थे। देखते ही देखते 1980 का दशक आ गया। इन वर्षों की मेहनत और समर्पण का नतीजा ये हुआ कि नरेंद्र मोदी आरएसएस के भीतर गुजरात में एक प्रमुख आयोजक और रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाने लगे। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने, नए लोगों को जोड़ने और विभिन्न कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आयोजित करने में उनकी भूमिका को सराहा जाने लगा। उनके इस काम, उनकी संगठन क्षमता और उनकी विचारधारा के प्रति स्पष्टता ने स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी यानी भाजपा के नेताओं का ध्यान खींचा। ये जानना जरूरी है कि भाजपा की जड़ें वैचारिक रूप से आरएसएस से जुड़ी हुई थीं और दोनों संगठनों के बीच नेताओं और कार्यकर्ताओं का आना जाना, जिसे डेप्यूटेशन या प्रतिनियुक्ति कहते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया थी। आरएसएस अपने प्रशिक्षित और अनुभवी कार्यकर्ताओं को राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए भाजपा में भेजता था। बिल्कुल, आरएसएस खुद को एक सांस्कृतिक संगठन कहता है और सीधे चुनावी राजनीति में भाग नहीं लेता, लेकिन उसका मानना है कि राजनीति समेत जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय चरित्र वाले, अनुशासित और समर्पित लोगों की जरूरत है। इसलिए जब उन्हें लगता है कि उनका कोई कार्यकर्ता राजनीतिक क्षेत्र में बेहतर योगदान दे सकता है, तो उसे भाजपा जैसे वैचारिक रूप से समान संगठन में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। ये एक तरह से कार्यक्षेत्र का विस्तार माना जाता है। इसने औपचारिक रूप से उन्हें भाजपा में काम करने के लिए प्रतिनियुक्त किया। ये उनके जीवन का एक बड़ा मोड़ था। आरएसएस में लगभग 1.5 दशक तक जमीनी स्तर पर काम करने, संगठन का ककहरा सीखने और अनुशासन का पाठ पढ़ने के बाद अब वो एक नई और ज्यादा सार्वजनिक भूमिका निभाने के लिए तैयार थे। वडनगर का वो लड़का जिसने कभी रेलवे स्टेशन पर चाय बेचने में पिता की मदद की थी, जिसने हिमालय में आत्मखोज की थी और जिसने आरएसएस की शाखाओं और प्रचारक जीवन में खुद को तपाया था, अब भारतीय राजनीति के पटल पर एक नई पारी शुरू करने जा रहा था। निश्चित तौर पर अगर हम पीछे मुड़कर देखें और स्रोतों का विश्लेषण करें तो ये साफ दिखता है कि आरएसएस में बिताए ये लगभग 15-16 साल उनके भविष्य के राजनीतिक करियर के लिए एक बेहद मजबूत नींव साबित हुए। यहाँ उन्हें जमीनी हकीकत की गहरी समझ मिली, संगठन चलाने का व्यावहारिक अनुभव मिला, अनुशासन और कठिन परिश्रम की आदत पड़ी, विपरीत परिस्थितियों में धैर्य और रणनीति के साथ काम करने का हौसला मिला और सबसे बढ़कर एक स्पष्ट वैचारिक ढांचा मिला जिसने उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को आकार दिया।
ये सारे तत्व उनके बाद के राजनीतिक जीवन में, उनकी कार्यशैली में, उनके भाषणों में और उनके फैसलों में स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा से हम क्या मुख्य बातें निकाल सकते हैं? हमने स्रोतों के माध्यम से देखा कि कैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ बिताए वर्षों ने नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया और उसे एक निश्चित आकार दिया। अनुशासन, सेवा का भाव, संगठनात्मक कौशल का विकास, विपरीत परिस्थितियों में काम करने का अनुभव और एक मजबूत वैचारिक आधार, ये सब उनके जीवन के इस महत्वपूर्ण फॉर्मेटिव दौर की देन है। संघर्ष, सादगी और जमीनी स्तर पर लगातार संपर्क बनाए रखना उनके प्रारंभिक जीवन का अभिन्न अंग रहा, जिसने शायद उन्हें आम लोगों की नब्ज समझने में मदद की। यहाँ एक विचार मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, जो स्रोतों से ही उपजा है। हमने देखा कि प्रचारक जीवन में आजीवन समर्पण और व्यक्तिगत जीवन के त्याग की अपेक्षा होती है। सवाल ये उठता है कि ये जो समर्पण का भाव है, जो एक खास तरह के माहौल में विकसित होता है, वो सत्ता की बेहद प्रतिस्पर्धी, जटिल और अक्सर अनैतिक रूप से संदिग्ध दुनिया यानी सक्रिय राजनीति की भिन्न मांगों और दबावों के साथ कैसे तालमेल बिठाता है। क्या ये भाव अपने मूल रूप में बना रहता है या समय और परिस्थितियों के साथ रूपांतरित, ट्रांसफॉर्म हो जाता है? स्रोत इस पर सीधी टिप्पणी तो नहीं करते, लेकिन ये सोचने का एक दिलचस्प बिंदु जरूर है कि आरएसएस के संस्कार राजनीति के वास्तविकताओं से कैसे टकराते हैं या कैसे जुड़ते हैं। बिल्कुल सही कहा। वडनगर की शाखाओं में जो यात्रा शुरू हुई थी, वो अब एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जिसका अगला मंजिल गुजरात और फिर देश की राजनीति का शिखर था। आज हमने जिन अनुभवों, सीखों और संस्कारों की बात की, उन्होंने निश्चित रूप से उनके आगे के राजनीतिक मार्ग और कार्यशैली को प्रभावित किया होगा। उस आगे के सफर की कहानी और उसका विश्लेषण शायद हम भविष्य में किसी और कड़ी में करें। आज के लिए बस इतना ही।